जन जन का आशीर्वाद देना, इस मकसद से जन आशीर्वाद यात्रा की प्रारंभ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भारतीय जनता पार्टी का जीत का मनोरथ 5 रथों पर सवार है। ये 5 रथ जनता के बीच जन समर्थन जताने के लिए कूच कर चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह और अमित शाह तक सभी बड़े नेता बीजेपी की इस नई उचान को बड़ा मुकाम देने में पहुंच गए हैं। और इसके पहले आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। जन जन का आशीर्वाद देना, इस मकसद से जन आशीर्वाद यात्रा की प्रारंभ की जा रही है। विकासशील और विकसित राज्यों की कतार में लाकर खड़ा करने का काम यदि किसी ने किया है तो आपके मामा शिवराज सिंह चौहान ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद निकाले, बेशक निकाले, और जन को इकट्ठा करने के लिए उन्हें पोहे जलेबी खिलाने पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पंच रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले रथ यात्रा को रवाना किया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरी रथ यात्रा को रवाना किया। दोनों ही नेताओं ने बीजेपी की एमपी में जीत के दावे किए। मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेकर के जो काम हमने गरीब कल्याण के लिए किया, जो काम हमने महिला सशक्तिकरण के लिए किया, जो काम हमने किसानों के कल्याण के लिए किया, जो काम हम लोगों ने युवाओं के उत्थान के लिए किया, जो काम हमने समाज के हर वर्ग को सशक्तिकरण के लिए दिया, उसको जन जन तक पहुंचाना और जन जन का आशीर्वाद लेना, इस मकसद से जन आशीर्वाद यात्रा की प्रारंभ की जा रही है। जिस तरीके से जनता के साथ एक अपनापन का भाव बनाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है, मेरे बहनों भाइयों, वह काबिले तारीफ है। और यही मध्य प्रदेश राज्य, जो कभी बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था, आज बीमारू राज्यों की श्रेणी से इस मध्य प्रदेश को निकालकर और विकासशील और विकसित राज्यों की कतार में लाकर खड़ा करने का काम यदि किसी ने किया है तो आपके मामा शिवराज सिंह चौहान ने किया है। बहनों भाइयों, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बीजेपी जीत के मंत्र को लेकर बड़े नेताओं की अगुवाई में 5 रथों के जरिए जन जन तक पहुंचने की कोशिश में है। ये रथ बीजेपी के कल्याण का साधन बनेंगे, ऐसी पार्टी को उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस की अपनी तैयारी और अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद निकाले, बेशक निकाले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर जन आशीर्वाद लेने के लिए जन की जरूरत पड़ती है और जन को इकट्ठा करने के लिए उन्हें पोहे जलेबी खिलाने पड़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल डलवाना पड़ रहा है गाड़ी में। तो ये तो धन यात्रा है, जन यात्रा कहाँ हुई? जब काले धन से यात्रा सरकार निकालेगी, उसका जन गायब हो चुका है। कमलनाथ जी के घर पर करीब 5 दर्जन कारें भाजपा के नेताओं की होती है कि हमें कांग्रेस में ले लो, तो उनका आशीर्वाद तो कमलनाथ जी को मिल रहा है। इधर भाजपा का रथ चल पड़ा है, उधर कांग्रेस बैठकों के जरिए चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटी है। बहरहाल देखना होगा कि ये रणनीति आगामी चुनाव के लिए किस पार्टी के लिए कितनी कारगर साबित होती है। टीवी 24 के लिए भोपाल से अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। तो रथ, मनोरथ और जन आशीर्वाद, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको उनसे हम रूबरू करा दें। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी जुड़े हैं। डॉक्टर गुलरेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे फराह खान जी। फराह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुलरेज जी, अब जिस तरह से चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सभी पार्टियों की मंशा यही होती है कि अपनी बात वो जनता तक पहुंचाएं। आपकी तो सरकार है प्रदेश में, ऐसे में ये जो 5 रथ हैं, ये किस तरह से भाजपा का मनोरथ पूरा करेंगे और कैसी उम्मीद आप आशीर्वाद की कर रहे हैं? इन रथों के माध्यम से किस तरह का संदेश पहुंचाएंगे सरकार का? जी देखिए अमित भाई, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के साथ, आवाम के साथ एक डायरेक्ट कनेक्ट रखने में विश्वास करती है। और मैं आपके समेत जितनी भी मध्य प्रदेश के प्रमुख चैनल्स हैं
उन सबके विषय में आपको कहूंगा कि पिछले 2 साल की अपनी फाइल निकाल के देखिए, हर हफ्ते एक ना एक ऐसी बात हुई होगी कि बीजेपी में बैठकों का दौर अभी से शुरू हो गया, बीजेपी में मंडलों तक जाने का दौर शुरू हो गया, बीजेपी में बूथ विस्तारक निकलना शुरू हो गए, बीजेपी में बूथ लेवल के कार्यक्रम शुरू हो गए, बीजेपी में पन्ना प्रमुखों की नियुक्तियां हो गई। तो ये हमारी एक कार्यशैली है कि जनता से आप कनेक्ट रखो। जब आप जनता से कनेक्ट रखोगे ना, तो फिर आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती है। जनता का आप भला करते रहो, ईमानदारी से काम करते रहो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते रहो, गरीब का उत्थान करो, बहन बेटियों को आगे ले जाओ, तो अपने आप ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। और अब हम निकल चुके हैं कि आवाम के सामने जा रहे हैं, आवाम को यही कह रहे हैं कि हमने काम किया, जो वादे किए उसको पूरे किए, आपके साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे, आपका आशीर्वाद चाहते हैं और आशीर्वाद मिल रहा है, भर पल्ला आशीर्वाद मिल रहा है। जी चलिए फराज जी, तो बीजेपी का कहना है कि जनता के साथ ये डायरेक्ट कनेक्ट होगा, लेकिन क्या कांग्रेस के लिए ये एक डिस्कनेक्शन का काम करेगा? किस तरह से देखते हैं बीजेपी के इन 5 रथों को? क्या वाकई ये मनोरथ पूरा कर पाएंगे पार्टी का, सरकार का? फराज जी देखिए, झूठ के का बाजा और सत्ता पर काबिज है नौटंकी बाज राजा। इनको इवेंट मैनेजमेंट करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, जो कि वो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा फूक कर करते हैं, 50% कमीशन खा कर करते हैं। जो जनता का पैसा ये लूटते हैं, उस पैसे से ये अपने प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अभी जो इन्होंने बात की कि आप जवाब दूंगा, लेकिन झूठ का पाला गर्म नहीं होने दूंगा। आऊंगा गुलरेज जी, मैं आपका फिर से रुक करूंगा। जी जी गुलरेज जी, बात करो, जी जी डॉक्टर गुलरेज जी, मैं आपका फिर से रुक करूंगा। फराज जी की बात पूरी होने दें, मैं फिर से आपका रुक करूंगा। झूठ और सिर्फ झूठ बोलना इनका काम है, और झूठ ये सुन नहीं सकते, इसलिए बीच में कूदने का ये काम करते हैं। इससे पहले इन्होंने विकास यात्रा निकाली थी, जिसमें काले झंडों का, जनता के झंडों का और काली कुर्सियों का आऊंगा गुलरेज जी, आपके पास फिर आऊंगा। मैंने कहा मैं आपका रुक करूंगा। जी नहीं पाए, भीड़ ये जुटा नहीं पाई, तो इन्होंने फिर क्या किया, फिर इन्होंने स्टेज पर अश्लीलता परोसना शुरू कर दी, इन्होंने अश्लील डांस कराने शुरू कर दिए विकास यात्रा में, और उसके बाद भी इनको जनता का समर्थन नहीं मिला। खाली कुर्सियों ने इनका स्वागत किया इनकी विकास यात्रा में, और करेंगे भी कैसे? जनता इनको, इनका चेहरा जनता जान चुकी है। ये जो ढींगे हाँकते हैं, ये जितना बोलते हैं, जितनी योजनाएं निकालते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा ये उनके प्रचार प्रसार में बर्बाद कर देते हैं जनता का पैसा। लाडली बहन योजना को इन्होंने जितना ये बांटा नहीं है, उससे ज्यादा इन्होंने एक के बाद एक प्रचार कर करके जनता का पैसा सिर्फ फूका है, और यही काम ये करते हैं। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इनकी ये आशीर्वाद यात्रा का भी यही हाल होने वाला है। जनता इनको दौड़ा जनता भी असलियत दिखाएगी। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर गुलरेज शेख जी से इन तमाम आरोपों पर जरूर जवाब लूंगा, लेकिन उसके पहले हम डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी, क्या लगता है कि ये जो रथ हैं, 5 रथ हैं जिन्हें रवाना किया जा चुका है, ये बीजेपी के मनोरथों को पूरा कर पाएंगे या फिर जनता नकार देगी, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है? देखिए, कोई भी पार्टी होती है वो अपने संगठन के लिए 24 घंटे और 12 महीने काम देने की रूपरेखा बनाती है जी। और चुनावी टाइम पे तो निश्चित रूप से जी जो बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है वो कार्यकर्ता से ऊपर तक के अधिकारियों तक संदेश ले जाती है और नीचे से संदेश नीचे तक लाती है, क्योंकि उनका संगठनात्मक ढांचा कुछ ज्यादा मजबूत है। व्यक्तिवाद कमजोर है, मतलब है तो व्यक्तिवाद वहां पे भी है, लेकिन उस दृष्टि से नहीं है। वो व्यक्ति है तो सिर्फ मोदी जी, अमित शाह, इस तरह से लोग हैं। लेकिन कांग्रेस के पास उसकी दूसरी काट है। कांग्रेस क्या है, व्यक्तिवाद से पोषित पार्टी है, और वो ज्यादा संगठनात्मक रूप से उतना ध्यान नहीं देता जिस तरह से बीजेपी देती है। अब इन्होंने, क्योंकि अगर बीजेपी का आप इतिहास देखें तो बीजेपी आज जो इस चरम सीमा पर पहुंची है, तो उनके जो पूर्व नेता लाल कृष्ण आडवाणी थे, वो भी यात्रा के ही द्वारा, रथ यात्रा उन्होंने जो चलाई थी, आज जो मुकाम पे पहुंचे जी। तो निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के 5 क्षेत्रों से इन्होंने अपनी यात्रा जो प्रारंभ की है, जो 3 सितंबर, 4 जो 2 हो चुकी है, और कल 5 को अमित शाह जी कर रहे हैं जबलपुर, आपके श्योरपुर से, मतलब मंडला और श्योरपुर से, और उसके बाद नितिन गडकरी जी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर रहे हैं, और इनकी जो निश्चित रूप से
इनका ये है कि जो असंतोष कार्यकर्ता है, जो उनका जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, हर एक कार्यकर्ता को काम देना और साथ में बड़े नेताओं के रूप में उनको शांत भी करना और संतुष्ट करना, ये उनका, और उस तरह से माहौल बनाना है कि किस कैंडिडेट का किस तरह से माहौल है, ये उनका फीडबैक लेने का तरीका है। और निश्चित रूप से इन यात्राओं से कार्यकर्ताओं में जोश आता है, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और बड़े नेताओं को अपने बीच में कार्यकर्ता पाता है, जिसमें क्या होता है, उसके अंदर जो मनमुटाव होता है वो दूसरी तरह जाता है, तो वो हटता है, उसकी दूरियां कम होती हैं। अब भले ये चुनाव के टाइम पे हो चाहे किस तरह से हो, लेकिन इसका फायदा तो मिलता है। अब बात यह है कि इस फायदा को किस तरह से ये अपनी सत्ता को पुनः स्थापित और जो चल रही है उसको पुनः चालू रख सकते हैं, किस तरह से अपनी अनवरत सरकार चालू कर सकते हैं, ये सारा यज्ञ इसलिए हो रहा है यह यात्रा का। लेकिन कांग्रेस के पास उसके पास काउंटर होना चाहिए और वो काउंटर रूप में अपना तैयार कर रही होगी, कुछ भी वो भी अपने नेताओं, तो वो लोग अपने नेताओं के रूप में इन लोगों के दूसरे असंतुष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से इन यात्राओं को एक निश्चित कार्यकर्ता जो नीचे ग्रास रूट पे होता है वो एक मना स्थिति बनती है, उसकी ऊर्जा और जो मताधिकार में परिवर्तित होने के लिए एक कारगर सिद्ध होती है। तो ये एक बड़ा संदेश है, क्योंकि क्योंकि उनके जो बड़े नेता हैं वो इसको लीड कर रहे हैं और वो लीड करने से उनका क्या होता है, वो जो अनुशासन का जो उनका डंडा होता है वो चलने लगता है। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। अभी जो स्थिति है कि अभी जो 25 सितंबर को जब जिस महासमागम करेंगे जिस हिसाब से, अभी तो ये शुरुआत है और जिस तरह से करेंगे उस तरह से इनका फीडबैक आएगा और फिर उसके बाद ये कैंडिडेटों की लार्ज स्केल पे अपने उम्मीदवारों को घोषित करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को एक प्रभाव मिलता है और कार्यकर्ता अपने तैयार होते हैं और निश्चित रूप से जो ऊर्जा होती है कार्यकर्ताओं को वो मददगार में परिवर्तित करने की एक साधक के रूप में बनती है। चलिए, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को में उत्साह का संचार होगा। जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता अब इस पूरे कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं उनके माध्यम से एक अनुशासन का डंडा चलेगा, कह रहे हैं डॉक्टर भूपेंद्र जी। डॉक्टर गुलरेज जी, कितना कारगर बीजेपी के लिए साबित होगा, इस पर तो आप पहले ही बात कह चुके हैं, लेकिन हम आपसे उन तमाम आरोपों पर भी जवाब लेना चाहेंगे जो कांग्रेस लगा रही है कि इतने सालों तक कुछ नहीं किया और अब सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट। जी देखिए, अगर इतने सालों से कुछ नहीं किया होता हमने, तो जो माननीय दिग्विजय सिंह छोड़ के गए थे 60,000 किलोमीटर की सड़कों का जाल था केवल मध्य प्रदेश में, उसको हमने 5.25 लाख किलोमीटर तक ले गए। क्या आपको शर्म आएगी सुनकर भी, क्योंकि आप भी मध्य प्रदेश वासी है, मैं भी मध्य प्रदेश वासी हूँ। जो 6 लेन हाईवे होते थे उनको कितना लंबा था, उसका केवल जो आंकड़ा आता है 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर का 6 लेन हाईवे छोड़ के गए थे, उसको 4,500 किलोमीटर से ज्यादा हमने किया। बिजली की अगर हम बात करें तो 331% का इजाफा हमने किया है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन मध्य प्रदेश में नहीं था, वो हमने करके दिखाया है। और सौभाग्य है हमारा कि हमारी लाडली बहना जो बेटी है फराह जी, वो भी एक महिला है, इसके ऊपर उनको भी लगेगा कि हमने, और हमको शाबाशी देगी कि हमने अच्छा काम किया। माननीय दिग्विजय सिंह के कालखंड में महिलाओं का जो संस्थागत प्रसव हुआ करता था मध्य प्रदेश में केवल 22% था, जो अफ्रीका के भी बहुत सारे देशों से कम था। आज 97% मेरी सरकार ने करके दिखाया है। इसके लिए हमने काम नहीं किया तो ये सब कैसे हुआ। मेडिकल डेंटल कॉलेज की बात करें, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ। जब मैंने 1999 में दिग्विजय सिंह जी के समय 12वीं पास की थी तो 2000 में मुझे मेडिकल ज्वाइन करना था। मध्य प्रदेश में मेडिकल डेंटल मिला के 5 कॉलेज हुआ करते थे, मुझे कर्नाटक जाना पड़ा। आज हमने 43 कॉलेजेस बना के दिखाए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को हम ऊपर लेके गए हैं, चाहे लाडली बहनों के अकाउंट में पैसे डालने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड जिसको आजकल लोग मोदी कार्ड कहते हैं, जो गरीबों का 5 लाख रुपए तक का इलाज कराता है, वो देने की बात हो, हमने लगा है। इसी का फराह जी आपके पास आऊंगा। जी फराह जी जवाब दें। ये मुझे एक जवाब दे दें कि इनके मामा जी ने, ठगराज मामा जो है, उन्होंने अभी लाडली बहनों से वादा किया था कि रक्षाबंधन के दिन 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा और बहनें लग गई लाइन में एजेंसियों के बाहर। वहां जब गई उन्हें पता चला कि सिलेंडर तो वहीं के वहीं है 11,500-1,200 रुपए का। तो मुझे ये बताइए कि ऐसी झूठी घोषणा क्यों की। तो यही साबित हो जाता है कि मामा की ये जो घोषणा है वो सिर्फ चुनावी घोषणा है, एक ही दिन में उनकी पोल पट्टी खुल गई। और दूसरी बात, इन्होंने जो इतनी बात की, अभी ये आयुष्मान की बात की,
तो आपके राज्य में जो हुआ है ना, वो पिछले 70 साल में कभी नहीं हुआ है कि मुर्दों के नाम पर तक इन्होंने पैसा खा लिया है। मुर्दों के नाम पर इलाज करके, मुर्दों के नाम पर अकाउंट में पैसा ले लेकर इतने सारे ऐसे हॉस्पिटल है जिन्होंने पैसा खाया है। और इसमें सिर्फ हॉस्पिटल की गलती नहीं है, ये सब ऊपर से इनका स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे इनके नेता हो, मंत्री हो, इन सब की मिली भगत है। मुर्दों के नाम पे तक इन्होंने जनता का पैसा खाया है। महाकाल लोक में जो महा घोटाला इन्होंने किया, उसके लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। वहां तो 50% से भी ज्यादा का कमीशन उजागर हुआ है। महाकाल लोक की जो मूर्तियां थी, जो कि कोई ठोस चीज से बननी चाहिए थी, सीमेंट या पत्थर की होनी चाहिए थी, उनको इन्होंने चाइनीज प्लास्टिक फाइबर से बनाकर खोखली अंदर से, जो एक हल्की सी बारिश आंधी को नहीं झेल पाए। ये लोग भगवान तक को तो छोड़ते नहीं है, ये इंसानों को क्या बात करेंगे। अगर इनमें इतना ही है तो इनकी विकास यात्रा क्यों विफल हुई? क्यों इनको ये जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए लगभग 3 महीने डिले करना पड़ा इन्हें? क्यों अभी तक इनका सीएम का चेहरा फाइनल नहीं है? क्यों इनके केंद्र के नेतृत्व को बार बार प्रदेश में आकर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? क्यों इनके नड्डा जी आके बोलते हैं कि यहाँ पर टीम वर्क नहीं है? क्यों इनके कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं कि अगर ऐसा ही चला तो हम चुनाव हार जाएंगे? इनके मोदी जी बार बार आ जा रहे हैं, इनके अमित शाह जी बार बार आ रहे हैं, इनके अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी आ रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। और जन आशीर्वाद यात्रा में हाल ही में देखने को मिला, जब चित्रकूट में इन्होंने इसका उद्घाटन किया, तो महाराज हुआ करते थे, आप भाजपा में जाकर भाई साहब हो गए, वो एक तरफ कोने में खड़े नजर आ रहे थे। उनको लेकर तो बड़े गाजे बाजों के साथ गए थे, बड़े करोड़ों खर्च करके गए थे, और अब काम निकलने के बाद उन्हें एक कोने में खड़ा कर दिया। उनके जो समर्थक है, उन्हें असलियत समझ में आने लगी है कि जब हमारे मुखिया का ये हाल है तो हमारी क्या दुर्दशा होने वाली है। तो इनके समर्थक अब बीजेपी छोड़ कर भाग कर आ रहे हैं। और समर्थक छोड़िए, इनके पुराने नेता है, हाल ही के इस हफ्ते के अंदर ही आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े दिग्गज नेता, जिसमें कि राजा बुंदेला गुड्डू भैया, वो भी कितने बड़े काफिले के साथ आकर उन्होंने परसों ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि अंदर से इनकी पार्टी में कितनी अंतरकले है, कितनी जूतम पेजार की बेला इनमें चल रही है। तो इनकी चला चली की बेला शुरू हो चुकी है, और आने वाले चुनाव में ये किसी भी हाल में जीतने वाले नहीं है, और जनता इनको धूल चटाएगी, दिन में तारे दिखाएगी। चलिए जवाब ले लेते हैं, गुररेज जी जवाब दें जी। तो देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें की जिसके सिर हाथ पैर कुछ भी नहीं है। जहां तक शिवराज जी की बात है, शिवराज जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनको देखना होगा कि अरुण यादव की क्या हाल हो रहा है। इनको ये भी देखना होगा सुरेश पचौरी कहाँ है। इनको इस चीज का भी बाकायदा जवाब देना होगा कि कल किस तरह से भूलिया जी दुखी होकर, निराश होकर, आपके मामा सत्ता में आप अपने रक्षाबंधन का जवाब दीजिए। मामा ने झूठ क्यों बोला बहनों से? मेरी लाडली बहना, एक मिनट सुन लो, मेरी लाडली बहना, एक मिनट सुन लो, लाडली बहना हो, इसलिए कुछ भी मैं चिल्ला के बात नहीं करूंगा, मैं प्रेम से बात कर रहा हूँ। मेरी लाडली बहना, जरा ये सुन लो कि हम मेरे मुद्दों के नाम पर क्यों पैसा खाया आपकी सरकार ने, उसका जवाब दीजिए। महाकाल लोक में क्यों इतना बड़ा घोटाला किया, क्यों श्रद्धालुओं के साथ धोखा किया, उसका जवाब दीजिए आप मुझे। लोकतंत्र बिना वोटिंग के नहीं इतना घोटाला करने के बाद भी महाकाल लोक में दर्शन के लिए 1500 रुपए चार्ज है। महाकाल लोक में अगर कोई दर्शन करने जाए, मतलब कोई जो गरीब है वो जा नहीं एक बात कहता हूँ, और आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज भाई एक चैलेंज देता हूँ, और चैलेंज भी ये देता हूँ कि अगर कांग्रेस इस चुनौती को पूरा करती है तो मैं पूरे जो समय है चुनाव का, मैं टेलीविजन पर डिबेट में नहीं बैठूंगा। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर दिया। माननीय दिग्विजय सिंह जी की यदि औकात है तो कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करके दिखाए, मैं डिबेट पे बेटा छोड़ दूंगा। आपका रिपोर्ट कार्ड हम पेश कर चुके हैं पहले ही। आपके जो 255 घोटाले हैं ना, चाहे वो कारम डैम हो, चाहे वो सड़क परिवहन से रिलेटेड घोटाले, प्रस्तुत कर दिया। अगर कांग्रेस में रहे तो दिग्विजय सिंह जी का 10 साल का कालखंड था, अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करे, मैं टेलीविजन पे बैठना छोड़ दूंगा। मेरी लाडली बहना, इतनी बड़ी चुनौती दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कांग्रेस के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, पहले घोटालों के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरा प्रदेश मोमबत्ती में बैठता था, मिस्टर बंटाना लाल बत्ती में बैठता था। ये स्थिति मध्य प्रदेश की बना रखी थी।
मेरे उन्नत प्यारे राज्य को आपकी सरकारों ने बीमारू राज्य बना दिया था, मेरी लाडली पैदा। इसलिए हम दवाओं के बीच में जा रहे हैं, पटवारी सड़कों पे पिट रहे हैं, आपके स्टूडेंट सड़कों पे पिट रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है बहन, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात मत बोलो, झूठ मत बोलो। आपने अपना काम जो किया है वो बताओ। मुझसे आप पूछोगे, मैं पूरा डाटा लेके बैठा हूँ, मैं 12 पेज का डाटा लेके बैठा हूँ कि ये काम इतना प्रतिशत हुआ, इतना प्रतिशत ये काम हुआ, पहले इतना था, उसमें इतना तुलनात्मक इतना इजाफा हुआ। आप नहीं लिखा पाएंगे, आपके पास तो 50 साल 20 साल चल रहा है, 50 साल के ऊपर। क्यों? कि आपने खूब पैसा कमाया, हमने खूब पैसा लगाया जनता के लिए, आवाम के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। इसीलिए आप देखिए ना, बिना इन्वर्टर के आप भी बैठी है, लाइट आपके पीछे है, इंटरनेट आपका चल रहा है। क्या कांग्रेस कह रहा है कि कोई घर चल सकता था बिना इन्वर्टर के? नहीं चल सकता था। ये क्यों हो रहा है? आज रात को 12 बजे भी हमारी लाडली बहना इंदौर शहर की सड़कों पे निकल जाए, भोपाल शहर की सड़कों पे निकल जाए, आराम से निकल सकती है। चलिए, कार्यक्रम के अंतिम चरण पर हम पहुंच चुके हैं। मैं जल्दी से डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का रुख कर लूंगा। डॉक्टर भूपेंद्र जी, क्या आप मानते हैं कि अब ये जो पंचरथ हैं ये वाकई में सरकार के मनोरथों को पूरा कर सकते हैं? तमाम जो काम सरकार ने किए हैं उसे प्रदर्शित करने का ये समय तो है, लेकिन सरकार कितना सफल इसमें हो पाएगी, और क्या इसका किसी तरह का जो एक और ड्रॉबैक है वो भी सरकार को देखने को मिल सकता है जब जनता के बीच ये रथ पहुंचेंगे, जैसा कि कांग्रेस कह रही है? देखिए, ये अब 2018 का चुनाव नहीं है, ये 2023 का चुनाव है और उसमें मन स्थितियां बहुत बदल गई हैं और ये निश्चित रूप से अब आक्रामक रूप में है कांग्रेस, और कांग्रेस भी अब अपनी कमियों को देख रही है, अपनी गलतियों को देख रही है और उसको सुधारने की कोशिश कर रही है। इस कारण अब इसलिए बीजेपी को ये अपने अग्रणी नेताओं को लाना पड़ रहा है। दूसरी बात, जनता लगातार शिवराज जी को देखते हुए, ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह सकता कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन विकास हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और निश्चित रूप, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जनता भी अब 20 साल से देखते हुए, उनको भी 18 साल लगभग बीजेपी को हो गई है, उनका भी मूड चेंज हो रहा है जनता का भी। लेकिन फायदे तो सब जगह जनता इस समय सरकार की मशीनरी है, सरकार में सत्ता में है, उसका उपयोग भी हो रहा है, उसका फायदा भी आने वाले टाइम में देखेंगे किस तरह से है। लेकिन कांग्रेस को भी अपनी कमियों को देखना पड़ेगा, अपनी चीजों को सुधारना पड़ेगा। उनका पहला चयन तो अभी दोनों लोगों के लिए है, कैंडिडेटों का चयन किस तरह से करना पड़ेगा, ये सब चीजें हैं। फिर मददगार के रूप में सर्वमान्य नेता को उतारना, फिर चुनाव के समय में अपने अपने की जो वरिष्ठ नेता हैं, जो मठाधीश हैं, किस तरह से कथन स्टेटमेंट देते हैं, वो भी एक बहुत मायने करता है। क्योंकि जो 5% का जो ध्रुवीकरण, जो उस टाइम का जो वोट होता है, वो पोलराइजेशन में ध्यान देता है। तो पार्टियां 5 साल तक तैयारी करती हैं सत्ता के लिए और अंतिम चुनावी समर में उतरती हैं, तो निश्चित रूप से वो परीक्षा की घड़ी होती है कि आपने किस तरह से होमवर्क किया है। और होमवर्क कितना भी अच्छा किया हो, क्लास वर्क कितना भी अच्छा किया हो, लेकिन अगर सत्ता की चाबी नहीं मिलती है तो वो फिर 5 साल के लिए आप पिछड़ जाते हैं। तो अब कांग्रेस, मुझे इस तरह से लगता है कि वो 2018 की कांग्रेस नहीं है, और बीजेपी भी समझ रही है कि उसको भी इस तरह से अब फेस करना अब कठिन जा रहा है। इसलिए उसकी जो मैन लीडिंग है वो कर रही है। देखिए, अब जिस तरह से संबोधित करेंगे तो मोदी जी संबोधित करेंगे 25 सितंबर को, तो निश्चित रूप से उनकी फ्रंट लाइन लड़ रही है। अब इस स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा भी अगर लूज पोज हुआ किसी के लिए, तो वो ही मतदाता जो है बड़ा ही जागरूक है, वो भी अभी इनका सब कुछ ले रहा है, जो भी घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे अतिथि शिक्षकों, कर्मचारियों को हो, सारी चीजें घोषणाएं हो रही लगातार। बजट पे बजट, मतलब कि खजाना खुला हुआ है जनता के लिए, चाहे चुनावी वर्ष हो, वो भी एक स्ट्रेटेजी का अंग है। तो अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में जब कैंडिडेट जब आएंगे, जब दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवारों को घोषित करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्रों में, तो हमको उस तरह से अब फिर अन्वेषण करने की आवश्यकता होगी कि आप कौन सा जातिगत के हिसाब से या लोकप्रियता के हिसाब से है या सर्वानुगामी नेता है, तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनेगी। लेकिन इन सब चीजों से अब वो चुनाव, ये लगता है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना और आपका भी ये, और ये राजनीतिक पार्टियों की अभी बहस से भी अपन समझ रहे हैं कि अब वह चुनाव एक पाली वाला नहीं रहेगा, अब संघर्ष वाला चुनाव है। और निश्चित रूप से
जो वोटर है बड़ा शांत है और किस तरह से ध्रुवीकरण का फायदा उठा के ये पार्टी अपनी तय करती है, ये भी आने वाले देखेंगे। लेकिन चुनाव बड़ा इंटरेस्टेड है क्योंकि कांग्रेस के पास भी कर्नाटक जो जीता है और जो हिमाचल जीता है तो उसके अंदर भी ऊर्जा भरी हुई है और लगातार लंबे समय से वो सत्ता से विरक्त है, तो वो चाहती है कि वो सत्ता में वापसी हो, तो वो भी कुछ न करने को वो भी तैयार है। तो देखिए आने वाले टाइम पे अब ये और संघर्ष होगा और वाक युद्ध होगा और अपनी स्ट्रेटेजी और बनाएंगे और इस तरह से है नई सीमाओं का और ये लोग नई अपने अपने चरण पत्ते खोलेंगे। बिल्कुल, तो उम्मीदें कहीं हैं, चाहे सत्ता पक्ष की बात हो विपक्ष की। विपक्ष जहां सत्ता वापसी को बेकरार है तो वहीं सत्ता पक्ष की भी यही कोशिश है कि एक बार फिर से हम सत्ता में आने को तैयार हैं, लेकिन देखना होगा कि मतदाता के मन में क्या है। और ये जो पंचरथ है, जब इस पूरी यात्रा का समापन होता है तब किस तरह के समीकरण मध्य प्रदेश में बनते हुए नजर आते हैं। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।